वेलकम टू ऑस्कर ऑन पॉइंट, जहां हम ऑस्कर विनिंग मूवीज और ऑस्कर नॉमिनेटेड मास्टरपीस मूवीज को गहराई से एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कभी कभी समाज, परंपराएं और परिवार की उम्मीदें इतनी सख्त हो जाती है कि सपनों की जीने की कीमत बहुत भारी पड़ जाती है। आज की फिल्म एक ऐसी ही पावरफुल और इमोशनल कहानी है, एक ऐसे टीचर की जो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि उन्हें सोचना, महसूस करना और सच में जीना सिखाता है। और ये कहानी है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जो पहली बार समझते हैं कि जिंदगी सिर्फ नियमों को मानने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे पूरी शिद्दत से महसूस करने के लिए होती है। अपनी दमदार कहानी और भावनात्मक गहराई के दम पे आज की हमारी इस मूवी ने एकेडमी अवार्ड्स में 4 नॉमिनेशन हासिल किए और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अपने नाम किया। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इस बेहतरीन, इमोशनल और जिंदगी बदल देने वाली ऑस्कर विनिंग मूवी को गहराई से समझते हैं। आज की फिल्म है डेड पोएट्स सोसाइटी। कहानी की शुरुआत होती है वेल्टन एकेडमी से, जो न्यू इंग्लैंड के घने जंगलों के बीच बसा एक बेहद प्रतिष्ठित लड़कों का बोर्डिंग स्कूल है। और ये समय होता है 1959 का। बाहर से देखने पे ये स्कूल बहुत ही अनुशासित और सम्मानित संस्था लगता है, लेकिन अंदर से इसका पूरा ढांचा बेहद कठोर नियमों और परंपराओं पे टिका हुआ है। यहाँ हर साल छात्रों को 4 शब्द सिखाए जाते हैं: ट्रेडिशन, ऑनर, डिसिप्लिन और एक्सीलेंस। स्कूल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भविष्य में डॉक्टर, वकील या कोई सफल प्रोफेशनल बनाना है, लेकिन इस रास्ते में रचनात्मक कला या अपने सपनों को जीने की आजादी के लिए लगभग कोई जगह नहीं है। माता पिता अपने बच्चों को यहाँ एक सुरक्षित और सफल भविष्य के लिए भेजते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ की व्यवस्था धीरे धीरे छात्रों को एक मशीन की तरह ढालने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि स्कूल का नया सत्र शुरू होने वाला है। स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर गेल नोलन सभी नए और पुराने छात्रों को वेलकम स्पीच देते हैं। वो बड़े गर्व से स्कूल की लंबी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि यहाँ से पढ़े हुए कितने ही छात्र आज जिंदगी में बेहद सफल हैं। इसी दौरान ये भी बताया जाता है कि स्कूल के एक पुराने और सम्मानित टीचर अब रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह अब एक नए इंग्लिश टीचर आने वाले हैं, जिनका नाम है जॉन कीटिंग। इसके बाद हमें इस कहानी के मुख्य छात्रों से मिलवाया जाता है, जैसे कि टॉम एंडरसन, जो थोड़ा शर्मीला और आत्मविश्वास की कमी वाला लड़का है। उसका बड़ा भाई भी इसी स्कूल का टॉप स्टूडेंट रह चुका है, इसीलिए उस पे भी वैसी ही उम्मीदों का दबाव है। फिर हम मिलते हैं नील पेरी से, जो बहुत ही होशियार है, लेकिन उसके जीवन का हर फैसला उसके सख्त पिता लेते हैं। इसके अलावा इस ग्रुप पे होते हैं कैमरून, नॉक्स ओवर स्ट्रीट, चार्ली डाल्टन और मिक्स, जो सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं और धीरे धीरे आपस में दोस्त बन जाते हैं। आगे नील अपने दोस्तों से बात कर ही रहा होता है, तभी वहां उसके पिता मिस्टर पेरी आ जाते हैं। वो नील को सख्त लहजे में बताते हैं कि इस साल के स्कूल के एनुअल मैगजीन के लिए वो किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि उनके अनुसार नील का पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि नील उस एनुअल मैगजीन का एडिटर है और उसे ये काम बहुत पसंद है। वो अपने अंदर कहीं न कहीं रचनात्मक काम करने का सपना भी देखता है। फिर भी अपने पिता के कठोर स्वभाव के सामने नील कुछ नहीं कह पाता और आखिरकार वो उनकी बात मान लेता है। यही से हमें समझ आने लगता है कि इस स्कूल में सिर्फ नियम ही नहीं, बल्कि माता पिता की उम्मीदों का दबाव भी इन बच्चों की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद स्कूल में बच्चों की रेगुलर पढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पढ़ाई का तरीका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इस स्कूल में सालों से चलता आ रहा है। टीचर्स किताब खोलते हैं, छात्रों से लाइन दर लाइन रट्टा मरवाया जाता है, हर चीज को बस नियमों और फॉर्मूलों में बांध के पढ़ाया जाता है। यहाँ पढ़ाई का मकसद सोचना नहीं है, बल्कि याद करना होता है। रचनात्मक या अपने विचार रखने की कोई खास जगह नहीं होती। यानी शिक्षा कम और अनुशासन और परंपरा का पालन ज्यादा सिखाया जाता है। लेकिन तभी इस गंभीर क्लास के बीच अचानक कुछ अजीब होता है। क्लास के दरवाजे से कोई झांकता है। वो होते हैं नए इंग्लिश टीचर जॉन कीटिंग। वो देखते हैं कि अंदर सारे स्टूडेंट शांत बैठे हुए हैं। तभी अचानक वो सीटी बजाते हुए आते हैं और बिना कुछ बोले वापस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सभी छात्र एकदम चौंक जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। फिर बाहर से उन्हें आवाज आती है, जेंटलमैन फॉलो। सभी स्टूडेंट्स एक एक करके क्लास से बाहर आ जाते हैं। तभी कीटिंग उनसे एक सवाल पूछते हैं,
ओ कैप्टन माय कैप्टन। वो पूछते हैं क्या कोई बता सकता है कि ये लाइन कहाँ से आई है। तभी एक छात्र जवाब देता है दरअसल ये पोएट वॉल्ट व्हिटमैन की कविता है जो उन्होंने अब्राहम लिंकन के लिए लिखी थी। कीटिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं आप लोग मुझे क्लास में मिस्टर कीटिंग कह के बुला सकते हैं, लेकिन अगर आप में थोड़ी हिम्मत है, थोड़ी डेयरिंग है, तो आप मुझे ओ कैप्टन माय कैप्टन भी कह सकते हैं। इसके बाद वो अपने बारे में बताते हैं कि वो भी कभी इसी वेल्टन एकेडमी के छात्र रह चुके हैं और मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि हाँ मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ और किसी तरह मैं सरवाइव कर गया। उनकी ये बात सुन के छात्र हल्का सा मुस्कुरा देते हैं क्योंकि इतने सख्त माहौल में इस तरह की बात कोई टीचर शायद ही करता था। फिर कीटिंग एक किताब खोलते हैं और छात्रों से कहते हैं कि एक एक करके कविता की पंक्तियां पढ़ो। यहाँ वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि कविता सिर्फ शब्द नहीं होती बल्कि भावनाएं होती है, सोच होती है। इसी बीच वो अचानक एक और सवाल पूछते हैं, कार्पे डियम इसका मतलब कौन बताएगा। अभी एक छात्र जवाब देता है, सीज द डे। कीटिंग कहते हैं बिल्कुल सही, लेकिन फिर वो इसके असली मतलब को समझाते हैं। वो कहते हैं कार्पे डियम यानी कि आज के दिन को जी लो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सबकी सांसें रुक जाएगी। एक दिन हम बूढ़े हो सकते हैं या शायद बूढ़े होने से पहले ही मर जाए, लेकिन मरना तो तय है। इसीलिए जब तक जिंदगी है उसे साधारण नहीं बल्कि असाधारण बनाओ। इसके बाद कीटिंग छात्रों को स्कूल के गलियारों में लगी पुराने छात्रों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो छात्र हैं जो कभी इसी स्कूल में पढ़ते थे, ठीक उसी तरह जैसे आज ये बच्चे पढ़ रहे हैं। कीटिंग कहते हैं इनके चेहरों को गौर से देखो, कभी ये भी जवान थे, इनके भी सपने थे, इन्हें भी लगता था कि इनके पास बहुत समय है, लेकिन आज ये सब इतिहास बन चुके हैं। कीटिंग की ये अलग सोच और पढ़ाने का अनोखा तरीका देख के स्टूडेंट्स भी हैरान हो जाते हैं और साथ ही काफी इम्प्रेस भी हो जाते हैं। उन्हें पहली बार लगता है कि शायद पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि जिंदगी को समझने का एक नया तरीका भी हो सकती है। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि नॉक्स ओवर स्ट्रीट अपने पिता के बचपन के दोस्त मिस्टर डैनबरी के घर जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत लड़की क्रिस से होती है। नॉक्स उसे देखते ही तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन ट्रेजेडी ये होती है कि जिस लड़की से वो अभी अभी मिला है वो पहले से ही मिस्टर डैनबरी के बेटे चैड डैनबरी से इंगेज्ड होती है। नॉक्स जब वापस स्कूल आता है तो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आज देखी है और उसे लगता है कि उसे सच में उससे प्यार हो गया। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो पहले से एक ऐसे लड़के के साथ इंगेज्ड है जिसे वो खुद एक जर्क यानी कि बेवकूफ और घमंडी इंसान बताता है। दूसरी तरफ अगले दिन क्लास में मिस्टर कीटिंग पढ़ा रहे होते हैं और वो नील से कहते हैं कि किताब में दिए गए अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के प्रीफेस को पढ़ के सुनाओ। जब नील उसे पढ़ता है तो उसमें बताया गया होता है कि कविता को समझने के लिए मीटर, रिदम, राइम और अलग अलग तकनीकों का विश्लेषण करना चाहिए। यहाँ तक कि उसमें ये भी लिखा होता है कि कविता के प्रभावों को मापो और उसके एरिया को कैलकुलेट करो। ये सुनते ही कीटिंग अचानक कहते हैं एक्सक्रीमेंट और वो सभी छात्रों से कहते हैं कि इस पूरे पेज को फाड़ दो, क्योंकि कोई भी तुम्हें ये नहीं सिखा सकता है कि कविता को ऐसे नाप तोल के समझा जाए। छात्र थोड़े हिचकिचाते हैं लेकिन फिर वो एक एक करके पेज को फाड़ने लगते हैं। तभी कीटिंग डस्टबिन लाने बाहर जाते हैं और उसी समय एक दूसरे टीचर मिस्टर मैकेलिस्टर क्लास में आ जाते हैं और शोर सुन के बच्चों को डांटने लगते हैं। लेकिन तभी कीटिंग डस्टबिन लेके लौटते हैं और मैकेलिस्टर हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, ओह आप यहाँ थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि क्लास खाली है इसीलिए बच्चे शोर मचा रहे हैं। जिसके बाद वो सॉरी बोल के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कीटिंग छात्रों को एक बहुत ही खूबसूरत बात समझाते हैं कि हम कविता सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि वो क्यूट लगती है, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान की दुनिया भावनाओं और जुनून से भरी होती है। वो कहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या बिजनेस जैसे पेशे जरूरी है क्योंकि वे जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन कविता, सुंदरता, रोमांस और प्यार यही वो चीजें हैं जिनके लिए इंसान सच में जीता है। और आखिर में वो एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ते हैं, What will your words be? यानी इस विशाल जीवन की कविता में तुम अपनी तरफ से क्या जोड़ोगे? तुम अपनी जिंदगी को कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओगे? अगले दिन लंच के समय मिस्टर कीटिंग स्टाफ रूम में मिस्टर मैकेलिस्टर से माफी मांगते हैं। वे कहते हैं कि कल क्लास में बच्चे थोड़ा ज्यादा शोर मचा रहे थे, इसीलिए शायद आप अचानक देख के शॉक हो गए होंगे। इस पे मैकेलिस्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपका पढ़ाने का तरीका वाकई अलग है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। आप इन लड़कों को कलाकार बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें ये महसूस होगा कि न तो वो शेक्सपियर है
और न ही मोजार्ट। और जिस दिन उन्हें ये सच्चाई समझ आएगी उस दिन वो शायद आपसे नफरत करने लगेंगे। इस पे कीटिंग शांत स्वर में जवाब देते हैं कि वो उन्हें आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं बल्कि फ्री थिंकर यानी कि स्वतंत्र सोच रखने वाला इंसान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैकेलिस्टर हल्का सा हंसते हैं और कहते हैं कि 17 साल के लड़के फ्री थिंकर कैसे बन सकते हैं। इसी बीच कहानी में हम आगे देखते हैं कि लाइब्रेरी में नील को पुराने सीनियर्स का एक एनुअल मैगजीन मिल जाता है। उसे पढ़ते हुए उसे एक ग्रुप के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है डेड पोएट्स सोसाइटी। और हैरानी की बात यह होती है कि उस ग्रुप के संस्थापक कोई और नहीं बल्कि खुद मिस्टर कीटिंग थे। नील उत्सुकता से कीटिंग के पास जाके पूछता है कि आखिर ये डेड पोएट्स सोसाइटी क्या है। तब कीटिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस बात को किसी को बताना मत, लेकिन वो हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक था। हम लोगों ने एक गुप्त ग्रुप बनाया था जिसका नाम था डेड पोएट्स सोसाइटी। हम रात के समय जंगलों के बीच एक पुरानी गुफा में जाते थे और वहां बैठ के कविताएं पढ़ते थे, शब्दों के जादू को महसूस करते थे। हम कविता के उस जादू को समझना चाहते थे जो अलग अलग शब्दों के जरिए दिल को छू जाता है, क्योंकि हम सब बहुत रोमांटिक थे। ये बात सुन के नील बेहद प्रभावित हो जाता है। उसके अंदर अचानक एक उत्साह पैदा होता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें भी आज रात वहां जाना चाहिए, डेड पोएट सोसाइटी को फिर से शुरू करना चाहिए। बाद में वो लोग मैप में उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां गुफा है, लेकिन इस दौरान टॉड एंडरसन वहां जाने से डरता है क्योंकि वो बेहद शर्मीला है और अपने ही अंदर में सिमटा हुआ रहता है। लेकिन नील किसी तरह उसे भी मना लेता है और फिर उसी रात ये सभी लड़के चुपचाप स्कूल से निकल के जंगल के रास्ते उस पुरानी गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहीं से फिर से शुरू होती है डेड पोएट्स सोसाइटी। गुफा के अंदर बैठ के अलग अलग कवियों की वो लोग कविताएं पढ़ने लगते हैं, अपने दिल की बातें एक दूसरे को शेयर करते हैं और पहली बार खुल के अपने विचारों को व्यक्त करना सीखते हैं। अगले दिन क्लास में मिस्टर कीटिंग पढ़ाते हैं। वो अलग अलग लेखकों और कवियों के बारे में बता रहे होते हैं कि अचानक वो पढ़ाते पढ़ाते बेंच पे चढ़ जाते हैं। यह देख के सारे छात्र हैरान रह जाते हैं कि आखिर सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब कीटिंग उनसे पूछते हैं, बताओ मैं यहाँ बेंच पे क्यों खड़ा हूँ। एक छात्र मजाक में कहता है कि शायद आप लंबे दिखना चाहते हैं। इस पे कीटिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हर इंसान को दुनिया को देखने का अपना अपना नजरिया होता है और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम दुनिया को अलग नजरिए से देखें। इसके बाद वो एक एक करके सभी छात्रों को भी बेंच पे चढ़ने के लिए कहते हैं ताकि वे उसी क्लासरूम को एक नए नजरिए से देख सके। कीटिंग उन्हें समझाते हैं कि अपने अंदर की आवाज को पहचानो, यह जानने की कोशिश करो कि तुम खुद क्या सोचते हो। जब तुम दुनिया को नए नजरिए से देखोगे तभी तुम्हें चीजें अलग और ज्यादा गहराई से समझ आएगी। आखिर में वो छात्रों को होमवर्क देते हैं कि वे खुद से एक कविता लिख के लाए। आगे हम देखते हैं कि स्कूल के सभी छात्र अपनी अपनी आउटडोर एक्टिविटीज में व्यस्त हो जाते हैं। कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, हर कोई स्कूल के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है। इसी बीच टॉम एंडरसन एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ होता है। वो कविता लिख रहा होता है जो मिस्टर कीटिंग ने होमवर्क में दी थी। हालांकि वो उसे किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी वहां नील पेरी आता है और बहुत ही उत्साह में टॉड से कहता है उसे आखिर समझ आ गया है कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है। वो बताता है कि स्कूल में शेक्सपियर के नाटक और मिडसमर नाइट्स ड्रीम के लिए ओपन ट्राईआउट्स होने वाले हैं और वो उनमें हिस्सा लेने जा रहा है। नील कहता है कि पहली बार उसे महसूस हुआ है कि उसका असली जुनून एक्टिंग है और वो क्रिएटिव दुनिया में जाना चाहता है। वो जोश में चिल्ला के कहता है, कार्पे डियम, यही है मेरा कार्पे डियम, चाहे मेरे पिता चाहे या नहीं। टॉड उसे सलाह देता है कि शायद उसे अपने पिता से पूछ लेना चाहिए, लेकिन नील अच्छी तरह जानता है कि उसके पिता कभी भी इजाजत नहीं देंगे। दूसरी तरफ नॉक्स ओवर स्ट्रीट फिर से क्रिस को साइकिल चलाते हुए देखता है और अब साफ हो जाता है कि वो सच में उससे दिल से प्यार करने लगा है। इधर क्लास में मिस्टर कीटिंग पढ़ाने का एक अनोखा तरीका अपनाते हैं। वो छात्रों को फुटबॉल के साथ मैदान में ले जाते हैं और हर बार जब कोई छात्र गेंद को किक करता है तो उसे जोर से एक कविता की लाइन पढ़नी होती है। इस तरह बच्चे पढ़ाई को एक क्रिएटिव और ऊर्जावान तरीके से सीखने लगते हैं। इसी बीच नील के लिए एक खुशखबरी आती है कि उसे मिडसमर नाइट ड्रीम्स में पग का रोल मिल गया है, जो नाटक का एक अहम और यादगार किरदार है। ये सुन के नील खुशी से झूम उठता है क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि वो सच में अपने सपने के करीब पहुंच रहा है। अगले दिन क्लास में सभी छात्र अपनी अपनी लिखी हुई कविताएं सुनाते हैं क्योंकि यही उनका होमवर्क था। किसी ने छोटी कविता लिखी होती है तो किसी ने लंबी, तो किसी ने कविता बहुत अच्छी लिखी होती है तो किसी ने बस ठीक ठाक।
तभी मिस्टर कीटिंग टॉड की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी कविता सुनाओ। लेकिन टॉड घबरा के कह देता है कि उसने कोई कविता लिखी नहीं है। तब कीटिंग उसे समझाते हैं कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है उसे शब्दों में बाहर आने दो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। फिर कीटिंग एक अलग तरीका अपनाते हैं। वो टॉड की आंखों को अपने हाथों से बंद कर देते हैं और उसे उकसाते हैं, उसे गुस्सा दिलाते हैं ताकि वो अपने अंदर की आवाज को बाहर ला सके। और तभी टॉड अचानक जोर से बोलने लगता है और जो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं वही दरअसल वो कविता होती है जिसे वो चुपके चुपके लिख रहा था। उसी पर सबको समझ आता है कि टॉड के अंदर भी एक गहरी संवेदनशीलता है और एक महान कवि बनने की क्षमता है। बस वो खुद को अब तक डर और झिझक के पीछे छिपाए हुए था। लेकिन कीटिंग की इस छोटी सी एक्टिविटी के बाद टॉड का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे खुल के खुद को व्यक्त करने सीखने लगता है। अब कहानी में एक बार फिर डेड पोएट सोसाइटी के सदस्य रात के अंधेरे में उसी पुरानी गुफा में इकट्ठा होते हैं। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है। कोई कविता पढ़ रहा होता है तो कोई गा रहा होता है तो कोई अपने दिल की बातें दोस्तों से साझा कर रहा होता है। तभी वहाँ नॉक्स ओवरस्ट्रीट भी पहुंचता है जो थोड़ा परेशान सा दिखता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसे अब किसी भी हालत में क्रिस से बात करनी ही होगी क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके बिना शायद नहीं रह पाएगा। उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। इस पे नॉक्स कहता है कि वो क्रिस को फोन करेगा। जब वो कॉल करता है तो साफ दिखता है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है। पहली बार तो डर के मारे कॉल ही काट देता है, लेकिन दूसरी बार हिम्मत जुटा के वो क्रिस से बातें करता है। बातचीत के दौरान क्रिस उसे बताती है कि उसके घर में पार्टी होने वाली है और नॉक्स को भी आने के लिए इनवाइट करती है। ये सुन के नॉक्स बहुत खुश हो जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि देखो कम से कम वो मेरे बारे में सोचती तो है, भले ही वो मेरी गर्लफ्रेंड ना हो। और फिर वो जोश में बार बार चिल्लाने लगता है, कार्पे डियम, कार्पे डियम। अगले दिन मिस्टर कीटिंग छात्रों को क्लासरूम से बाहर मैदान में ले जाते हैं और उन्हें एक अलग ही तरह का पाठ पढ़ाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हर इंसान की अपनी एक अलग चाल होती है, अपनी एक पहचान होती है। इसीलिए वो छात्रों को अपने अपने तरीके से चलने को कहते हैं ताकि वे अपने व्यक्तित्व और सोच को पहचान सके। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर नोलन खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उधर शाम में टॉम एंडरसन चुपचाप बैठा होता है। उस दिन उसका जन्मदिन होता है। उसके हाथ में एक गिफ्ट होता है जो उसके माता पिता ने उसे भेजा होता है। नील उससे पूछता है कि वो इतना उदास क्यों है। तब टॉड बताता है कि उसके माता पिता हर साल उसे वही चीज भेजते हैं, एक डेस्क सेट। कभी फुटबॉल नहीं, कभी गिटार नहीं, कभी पियानो नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो उसे सच में पसंद हो। ये सुन के नील मजाकिया अंदाज में कहता है, अगर ऐसा है तो क्यों ना इस डेस्क को एक हवाई जहाज बना के खिड़की से बाहर उड़ा दिया जाए। वैसे भी अगले साल तो नया आ ही जाएगा। ये सुन के दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर उसी मस्ती में टॉड सच में उस डेस्क को उठा के स्कूल के बाउंड्री के बाहर फेंक देता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे टॉड पहली बार अपने अंदर दबे हुए गुस्से और झिझक से थोड़ा मुक्त हो रहा हो। अब कहानी में एक बार फिर डेड पोएट्स सोसाइटी की मीटिंग उसी पुरानी गुफा में होती है। इस बार माहौल पहले से ज्यादा खुला और बिंदास होता है। हम देखते हैं कि चार्ली डेल्टन इस बार अकेला नहीं आया है, बल्कि अपने साथ दो लड़कियों को भी लेके आया है। वो लड़कियां उसे बाहर शहर में मिली थी और वो उन्हें इस सीक्रेट मीटिंग में लेके आया ताकि उन्हें भी इस आजादी भरे माहौल का अनुभव हो सके। मीटिंग के दौरान चार्ली अचानक एक नई घोषणा करता है। वो कहता है आज से वो चार्ली डेल्टन नहीं रहा, बल्कि उसका नया नाम है नुवांडा। उसके लिए ये सिर्फ नाम बदलना नहीं बल्कि अपने अंदर के बागी और आजाद व्यक्तित्व को अपनाने का एक तरीका है। बातचीत के दौरान सब लड़के मजाक मजाक में ये भी कहते हैं कि काश इस स्कूल में लड़कियां भी पढ़ती, क्योंकि ये एक लड़कों का बोर्डिंग स्कूल है और यहाँ लड़कियों का नामो निशान तक नहीं है। तभी नुवांडा कहता है कि वो इस बारे में कुछ करने वाला है। वो बताता है कि वो स्कूल के मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखेगा जिसमें वो मांग करेगा कि वेल्टन में लड़कियों को भी पढ़ाने की अनुमति दी जाए। और सबसे बड़ी बात, वो ये आर्टिकल डेड पोएट सोसाइटी के नाम से पब्लिश करेगा। उसके दोस्त डर जाते हैं और कहते हैं अगर तुम पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन नुवांडा बेफिक्र होकर कहता है कि चिंता मत करो, अगर मैं पकड़ा भी गया तो कभी नहीं बताऊंगा कि डेड पोएट सोसाइटी क्या है। दूसरी तरफ नॉक्स ओवर स्ट्रीट क्रिस से मिलने उसके घर होने वाली पार्टी में पहुंच जाता है। वहां माहौल पूरी तरह मस्ती और शोर शराबे से भरा होता है।
शुरू में नॉक्स और क्रिस के बीच थोड़ी बातचीत भी होती है, लेकिन पार्टी में मौजूद क्रिस के बॉयफ्रेंड चैड डेनबेरी के दोस्त नॉक को देख के उसे छेड़ने लगते हैं। धीरे धीरे पार्टी में सब लोग शराब पीने लगते हैं और माहौल पूरी तरह नशे में डूब जाता है। इसी बीच नॉक्स भी थोड़े नशे में आ जाता है और अपने जज्बातों पे काबू नहीं रख पाता। अचानक वो क्रिस के पास जाके उसके माथे पे किस कर देता है, लेकिन ये सब क्रिस के बॉयफ्रेंड के दोस्तों में से एक देख लेता है। उसके बाद वे लोग गुस्से में नॉक्स पे टूट पड़ते हैं, उसे बुरी तरह मारते हैं जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। कुछ ही समय बाद पता चलता है कि वो आर्टिकल छप चुका है। अगले दिन स्कूल की सभा में प्रिंसिपल नोलन बेहद गुस्से में आते हैं और सभी छात्रों के सामने बताते हैं कि किसी ने स्कूल के अखबार में एक बेहुदा आर्टिकल छपवाया है जिसमें वेल्टन में लड़कियों को पढ़ाने की मांग की गई है। वो ये भी कहते हैं कि आर्टिकल डेड पोएट सोसाइटी के नाम से प्रकाशित हुआ है और चाहे आज पता चले या कल, लेकिन वो उस छात्र को ढूंढ के रहेंगे और उसे कड़ी सजा देंगे। तभी उस गंभीर और खामोश माहौल के बीच अचानक फोन की घंटी बजने लगती है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूबा होता है। तभी नुवांडा खड़ा होता है और मजाकिया अंदाज में कहने लगता है, मिस्टर नोलन, ये फोन गॉड की तरफ से आया है। गॉड कह रहे हैं कि वेल्टन में लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए। उसी पल सबको साफ समझ आ जाता है कि ये सब किसने किया है। नुवांडा खुद सबके सामने आकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। इसके बाद प्रिंसिपल नोलन उसे अपने ऑफिस में ले जाते हैं और सख्त सजा देते हैं। उसे डंडों से बुरी तरह पीटा जाता है, लेकिन इसके बावजूद चार्ली टूटता नहीं है। वो किसी भी हालत में ये नहीं बताता कि डेड पोएट सोसाइटी क्या है और इसमें कौन कौन शामिल है। अब वो सिर्फ चार्ली डाल्टन नहीं रहा, बल्कि एक बागी बन चुका है, नुवांडा, जो अपनी आजादी और अपने दोस्तों के लिए हर सजा सहने को तैयार है। उधर स्कूल में प्रिंसिपल नोलन अब मिस्टर कीटिंग को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि वो इस स्कूल में दशकों से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने बहुत से टीचर्स को आते जाते देखा है, लेकिन कीटिंग का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो सवाल करते हैं कि आखिर तुम बच्चों को क्लास से बाहर क्यों ले जाते हो, उन्हें मार्च क्यों करवाते हो, इतनी अलग तरह से पढ़ाने की क्या जरूरत है। इस पे कीटिंग शांत स्वर में कहते हैं कि वो बस छात्रों को सिखाना चाहते हैं कि वे खुद के लिए सोचे, अपने फैसले खुद ले और एक फ्री थिंकर बने। लेकिन नोलन उसे टोकते हुए कहते हैं कि शायद तुम भूल गए हो जॉन, इस स्कूल की नींव ट्रेडिशन, डिसिप्लिन, ऑनर और एक्सीलेंस पे टिकी है। इसीलिए छात्रों को बस इतना सिखाओ कि वे अच्छे नंबर लाए, कॉलेज में दाखिला ले और एक सफल करियर बनाए। बस यही उनका लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद की टीम चार्ली डाल्टन यानी कि नुवांडा से मिलने जाते हैं, जहां डेड पोएट सोसाइटी के बाकी मेंबर्स भी मौजूद होते हैं। कीटिंग उससे प्यार से समझाते हैं, जो उसने किया वो समझदारी नहीं है। एक समझदार इंसान हमेशा अपने फैसलों के परिणामों के बारे में सोचता है। इस पे चार्ली पलट के कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे लिए कार्पे डियम का मतलब ही क्या रह जाता। यही तो मेरा कार्पे डियम है। तभी कीटिंग उसे समझाते हैं कि हिम्मत दिखाना और बेवकूफी करना, इन दोनों के बीच बहुत ही पतली रेखा होती है। अगर वो सावधान नहीं रहा तो उसकी हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाला भी जा सकता है और जिंदगी की बहुत सी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज खत्म हो सकती है। कीटिंग कहते हैं कि असली समझदारी ये है कि इंसान सही समय पे सही फैसला ले, कब बोलना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। इस तरह वो चार्ली को समझाने की कोशिश करते हैं कि कार्पे डियम का मतलब सिर्फ बगावत करना नहीं होता, बल्कि समझदारी के साथ अपनी जिंदगी को असाधारण यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना होता है। अब आगे कहानी में हम देखते हैं कि नील पूरे जोश के साथ अपने नाटक की रिहर्सल शुरू कर देता है। पहली बार उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ आया होता है जिसे करते हुए उसे सच में खुशी मिल रही होती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। कुछ ही समय बाद नील के पिता को इस बात की खबर मिल जाती है कि नील स्कूल के नाटक में हिस्सा ले रहा है। ये सुनते ही वो तुरंत स्कूल पहुंचते हैं और नील से मिलने आते हैं। उसके चेहरे पे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वो नील से सख्त लहजे में पूछते हैं, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने उकसाया है? क्या मिस्टर कीटिंग ने तुम्हें बहकाया है? क्या ये सब उसी का असर है? नील घबराते हुए लेकिन ईमानदारी के साथ जवाब देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि उसे एक्टिंग करना सच में अच्छा लगता है और इसीलिए वो इस नाटक में हिस्सा ले रहा है। ये उसका अपना फैसला है। लेकिन उसके पिता उसकी बात सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होते। वो गुस्से में उसे डांटते हुए कहते हैं कि उसे यहाँ पढ़ने और कुछ बनने के लिए भेजा गया है, न कि बेकार की एक्टिंग और नाटकबाजी में समय बर्बाद करने के लिए। फिर वो साफ शब्दों में आदेश देते हैं कि कल जाके अपने टीचर से कह दो
कि तुम इस नाटक में हिस्सा नहीं लोगे, बस यही आखिरी फैसला है। उस पर नील के चेहरे पे साफ दिखाई देता है कि उसके अंदर सपनों और पिता के डर के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका है। अब आगे हम देखते हैं कि नील बहुत परेशान होकर मिस्टर कीटिंग से मिलने जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कीटिंग को बताता है कि उसके पिता बिल्कुल नहीं चाहते कि वो नाटक में हिस्सा ले। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो जाके सबको बता दे कि वो प्ले छोड़ रहा है। नील टूटे हुए दिल से कहता है कि उसके पिता ने आज तक उससे कभी ये नहीं पूछा कि उसे जिंदगी में क्या पसंद है। वो हमेशा खुद ही उसके लिए हर फैसला लेते आए हैं। उसे क्या पढ़ना है, क्या बनना है, सब कुछ। लेकिन एक्टिंग उसके लिए सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि अब उसे लगता है कि एक्टिंग उसकी जिंदगी है। वो इसके बिना नहीं रह सकता। तब कीटिंग उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी अपने पिता से खुल के ये सब कहा है जो अभी अभी तुमने मुझे बताया? नील मायूस होकर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पिता कभी नहीं मानेंगे। उसे लगता है कि वो पूरी तरह ट्रैप्ड हो चुका है। लेकिन कीटिंग उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि तुम ट्रैप्ड नहीं हो। अगर तुम्हारे दिल में सच में ये जुनून है तो तुम्हें अपने पिता से खुल के बात करनी चाहिए। इसी बीच नील के नाटक का दिन भी करीब आ जाता है। डेड पोएट सोसाइटी के सभी दोस्त तय करते हैं कि वो नील का प्ले देखने जरूर जाएंगे। उधर नॉक्स की कहानी भी आगे बढ़ती है। वो क्रिस के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। एक दिन वो हिम्मत करके सीधे उसके स्कूल पहुंच जाता है जहां क्रिस पढ़ती है। क्रिस उसे अचानक देख के घबरा जाती है। वो उसे समझाती है कि वो उसके पास न आए, क्योंकि अगर चैट को पता चला तो वो नॉक्स को फिर से बुरी तरह पीटेगा। लेकिन नॉक्स इस बार पीछे नहीं हटता। वो क्रिस को एक फूल देता है और जब वो मना करती है तो अपने दिल से लिखी हुई कविता उसे सुनाने लगता है और वो अंत में कह देता है आई लव यू। लेकिन क्रिस उस वक्त उसे कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन जब सब लोग नील का प्ले देखने के लिए जा रहे होते हैं, तभी एक और चौंकाने वाली बात होती है। क्रिस खुद नॉक्स से मिलने आती है। वो उसे चेतावनी देने आई होती है कि अगर वो उसके पीछे पड़ा रहा तो चैट उसे फिर से बहुत मारेगा। लेकिन नॉक्स डरने की बजाय उससे एक अलग ही सवाल पूछता है, क्या तुम मेरे साथ नील का प्ले देखने चलोगी? शुरू में क्रिस मना कर देती है, लेकिन नॉक्स के बार बार कहने पे आखिरकार वो मान जाती है और हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद सभी लोग थिएटर में पहुंचते हैं और नाटक शुरू होता है। नील जब मंच पे आता है तो उसकी एक्टिंग इतनी शानदार होती है कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। उसका किरदार पक दर्शकों को खूब पसंद आता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि नील के पिता भी वहां पहुंच चुके हैं। दूर खड़े होके वो गंभीर चेहरे से अपने बेटे को देख रहे होते हैं। एक तरफ पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही होती है और दूसरी तरफ नील के पिता की कठोर निगाहें उसे घूर रही होती है। नाटक खत्म होने के बाद जब सब लोग नील की शानदार एक्टिंग की तारीफ कर रहे होते हैं, तभी नील के पिता गुस्से में वहां पहुंच जाते हैं और उसे तुरंत अपने साथ ले जाने लगते हैं। उसी समय मिस्टर कीटिंग नील को बधाई देते हुए कहते हैं कि उसने बहुत ही शानदार अभिनय किया। लेकिन नील के पिता उन्हें बीच में ही रोक देते हैं और गुस्से में कहते हैं मेरे बेटे से दूर रहिए। इसके बाद वे नील को घर ले जाते हैं और रास्ते भर उसे डांटते रहते हैं। वे कहते हैं कि वो अपने बेटे को इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। उनके अनुसार नील बेकार की ड्रामेबाजी में अपना समय खराब कर रहा है। इसीलिए वे फैसला सुनाते हैं कि नील को अब बेल्टन एकेडमी से निकाल के एक मिलिट्री स्कूल में भेज दिया जाएगा। वहां से वो पढ़ाई पूरी करेगा और फिर हार्वर्ड जाएगा और आखिरकार एक डॉक्टर बनेगा। इसका मतलब यही होता है कि नील को कम से कम 10 साल और पढ़ाई करनी होगी। बिल्कुल उसी रास्ते पे चलना होगा जो उसके पिता ने उसके लिए तय किया है। इस बार नील हिम्मत करके अपनी आवाज उठाता है। वो कहता है कि उसे एक्टिंग पसंद है, वो वही करना चाहता है। लेकिन उसके पिता उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते। वे सख्ती से कहते हैं कि एक्टिंग में कुछ नहीं रखा, वो बस पढ़ाई करेगा और डॉक्टर बनेगा। आगे उस रात नील अपने कमरे में बेहद परेशान और टूट चुका होता है। उसके मन में ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हो। देर रात वो चुपचाप उठता है और अपने पिता के कमरे में जाके उनकी रिवॉल्वर निकाल लेता है। फिर वो अपने पिता के स्टडी रूम में जाता है और खुद को गोली मार लेता है। गोली की आवाज सुन के उसके पिता की नींद खुल जाती है। वे घबरा के उठते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। जब वे उस कमरे तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नील जमीन पे पड़ा हुआ है और उसने खुद को गोली मार ली है। यह दृश्य देख के उसकी माँ फूट फूट के रोने लगती है और उसके पिता भी सदमे में टूट जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में जब यह खबर पहुंचती है तो चार्ली रोते हुए टॉड को जगाता है और बताता है कि नील अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही सभी दोस्त शॉक हो जाते हैं। टॉड तो पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए बर्फ में भागने लगता है और बार बार कहता है कि नील को ऐसा
नहीं करना चाहिए था। उसे उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। टॉड गुस्से में और दुख में कहता है कि ये सब उसके पिता की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने उसे हमेशा दबाया ना होता, अगर उन्होंने उसे समझा होता तो शायद आज नील जिंदा होता। उधर मिस्टर कीटिंग भी ये खबर सुन के गहरे दुख में डूब जाते हैं। उन्हें अपने छात्र की मौत का बहुत अफसोस होता है। इसके बाद स्कूल में एक प्रार्थना सभा रखी जाती है, जहां सभी छात्र नील की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी सभा में प्रिंसिपल नोलन एक भाषण देते हैं। वे कहते हैं कि नील एक बहुत ही होनहार और प्रतिभाशाली छात्र था। ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही वे बताते हैं कि नील के परिवार की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच हो और उम्मीद करते हैं कि सभी छात्र इसमें पूरा सहयोग देंगे। नील की मौत के बाद हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। एक दिन डेड पोएट सोसाइटी के सारे मेंबर्स मिलते हैं। वहीं पता चलता है कि कैमरून ने जाके प्रिंसिपल नोलन को क्लब के बारे में सब कुछ बता दिया है। कैमरून सफाई देते हुए कहता है कि अगर उसने सच नहीं बताया होता तो सबको स्कूल से निकाल दिया जाता। उसके मुताबिक उसने वही किया जो एक समझदार इंसान करता है, खुद को बचाया। वो ये भी कहता है कि इन सब के लिए असली जिम्मेदार मिस्टर कीटिंग है, क्योंकि उन्होंने ही सबको उकसाया था, नील को भी। कैमरून का कहना होता है कि कीटिंग खुद को कैप्टन कहते थे और उन्हीं के वजह से ये सब कुछ हुआ। असल में इस पल पे कैमरून कहानी का एक तरह से विलन बन जाता है। ये सुन के चार्ली को इतना गुस्सा आता है कि जब कैमरून कीटिंग को दोष देता है तो चार्ली उसे जोर से मुक्का मार देता है और इस मुक्के से कैमरून की नाक टूट जाती है। गुस्से में कैमरून धमकी देता है कि अब तुम सब इसके लिए भुगतोगे और तुम सबको भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टॉड, जो हमेशा से बहुत शर्मीला और चुप रहने वाला लड़का था, वो भी पहली बार जोर से बोल पड़ता है। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस्टर कीटिंग ने नील को उकसाया हो। कीटिंग ने तो बस उन्हें फ्री थिंकर बनना सिखाया था, खुद को समझना सिखाया था। आगे हम देखते हैं कि एक एक करके सभी छात्रों को प्रिंसिपल नोलन के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ उनसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए जाते हैं। उस कागज में लिखा होता है कि पढ़ाई के दौरान जॉन कीटिंग ने छात्रों को उकसाया और उसी वजह से नील पेरी एक्टिंग के पीछे पागल हो गया और आखिर में उसने खुदकुशी कर ली। यानी पूरे मामले का दोष कीटिंग पे डाल दिया जाता है। जब टॉड ऑफिस में पहुंचता है तो उस पर भी साइन करने का दबाव डाला जाता है। जब वो उस कागज को पढ़ता है तो देखता है कि उसके बाकी दोस्तों ने भी उससे साइन कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने ये साइन अपनी मर्जी से नहीं किए, बल्कि दबाव और डर की वजह से किए होते हैं। आखिरकार टॉड को भी मजबूर करके इनमें साइन करवा लिया जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि स्कूल के एक और शिक्षक मिस्टर मैकेलिस्टर भी मिस्टर कीटिंग को अलविदा कहते हैं। वे भले ही एक परंपरावादी शिक्षक थे, लेकिन कीटिंग ने उन पे गहरा असर छोड़ा था। अब स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं बचता, इसीलिए प्रिंसिपल नोलन खुद क्लास लेने आते हैं। वे छात्रों को किताब का इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए कहते हैं, वही इंट्रोडक्शन जिसे कीटिंग ने पहले फाड़ देने को कहा था, क्योंकि वो कविता को नंबरों और फॉर्मूलों में मापने की बात करता था। तभी क्लास में मिस्टर कीटिंग आते हैं। वे अपने कुछ सामान, डायरी, पेन वगैरह लेने आए होते हैं, क्योंकि ये कभी उनका भी क्लासरूम हुआ करता था। इसी दौरान टॉड के अंदर बहुत ही बड़ी कश्मकश चल रही होती है। वो जानता है कि कीटिंग पे जो इल्जाम लगाए गए हैं वे झूठे हैं। जैसे ही कीटिंग क्लास के बाहर जाने लगते हैं, अचानक टॉड खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है कि उस कागज पे उससे जबरदस्ती साइन करवाए गए थे। वो कहता है कि वो साइन नहीं करना चाहता था, लेकिन उससे मजबूरी में करवाया गया। ये सुन के प्रिंसिपल नोलन गुस्से में उसे बैठने का आदेश देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं बैठा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। साथ ही वे कीटिंग से भी तुरंत क्लास छोड़ने के लिए कहते हैं। मिस्टर कीटिंग ये सब समझ रहे होते हैं कि बच्चों पे दबाव डाल के उनके खिलाफ बयान दिलवाए गए हैं, फिर भी वो शांत रहते हैं और बाहर जाने लगते हैं। तभी अचानक टॉड अपनी बेंच पे खड़ा हो जाता है और भावुक होके कहता है, ओ कैप्टन, माय कैप्टन। नोलन बार बार उसे नीचे उतरने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन अब माहौल बदल चुका होता है। धीरे धीरे बाकी छात्र भी खड़े होने लगते हैं, ओवरस्ट्रीट, मिक्स और क्लब के बाकी मेंबर्स। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे छात्र भी खड़े हो जाते हैं जो क्लब का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जानते थे कि कीटिंग एक बेहतरीन शिक्षक है। अब ये किसी बगावत का पल नहीं होता, बल्कि सच के साथ खड़े होने की हिम्मत का पल होता है। एक एक करके कई छात्र अपने डेस्क पे खड़े होके कहते हैं, ओ कैप्टन, माय कैप्टन। ये देख के मिस्टर कीटिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भावुक होके बस इतना कहते हैं, थैंक यू बॉयज, थैंक यू। और इसी बेहद भावनात्मक पल के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक स्टूडेंट की दुखद कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें बहुत ही गहरी बात सिखाती है।
कई बार समाज, परिवार और सिस्टम हमें एक तय रास्ते पे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर एक अलग सपना होता है, एक अलग पहचान होती है। मिस्टर कीटिंग ने इन बच्चों को बस यही सिखाया था कि अपनी जिंदगी को खुद समझो, खुद सोचो और अपने दिल की आवाज सुनो। क्योंकि अगर इंसान अपने सपनों को दबाकर सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के लिए जीने लगे, तो वो जीते हुए भी कहीं ना कहीं अंदर से मर जाता है। और शायद इसीलिए कीटिंग बार बार कहते थे, कार्पे डियम, सीज द डे, यानी इस पल को जियो, अपनी जिंदगी को खुद बनाओ। और फिल्म का आखिरी सीन, जब बच्चे अपने डेस्क पे खड़े होकर कहते हैं, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, वो हमें याद दिलाता है कि एक सच्चा टीचर सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, बल्कि जिंदगी जीना सिखाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आप सबको ये ऑस्कर विनिंग मूवी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन ऑस्कर विनिंग मास्टरपीस मूवीज आप तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए फ्रेश ऑस्कर विनिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग ऑस्कर ऑन पॉइंट।